हेलो डियर स्टूडेंट, महेंद्र ज्ञान राणावत एजुकेशनल चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम नेक्स्ट जो टॉपिक है आज हमारा वो आज डिस्कस करने वाले हैं हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सुना होगा। आज अपन पहला सिस्टम जो है बॉडी का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपको कोविड के दौरान जो है मतलब जो व्यक्ति मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता है उस व्यक्ति को भी जो है ये मालूम चल गया कि आखिरकार रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से जो है उससे संबंधित बीमारियां होती है। और कोविड के दौरान जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही अफेक्ट हुआ है। और क्योंकि कोविड जो है वो एक प्रकार की पेंडेमिक डिजीज़ कंडीशंस थी जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड ही जो है स्प्रेड हुई है। तो इसमें जो है भारत के भी वो लोग जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ नहीं रखते उन लोगों को भी जो है ये पता लग गया कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी के अंदर होता है और उससे संबंधित जो है कोविड-19 एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का जो है सांस लेना दुर्लभ हो जाता है। लेकिन आज यहाँ पर हमारा जो है कोविड-19 पढ़ना उद्देश्य नहीं है। आज हमारा जो टारगेट है यहाँ पर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जानना है। जैसे आप सभी जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग पैटर्न को जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन को जो है कंट्रोल करता है। अगर मैं एक नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति की अगर बात करूं तो एक एडल्ट व्यक्ति में जो है 1 मिनट में जो है 16 से और 24 बार 16 to 24 नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है। और जब ये ब्रीथिंग पैटर्न चलता है, जब ये रेस्पिरेशन पैटर्न चलता है तो एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को जो है हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन कहते हैं उस प्रक्रिया को, जिसके दौरान ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को जो है बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो आइए आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें हम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज, प्राइमरीली द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को जो है बॉडी से बाहर छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ही अंजाम दिया जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू हेल्प टू ब्रीथ। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक बॉडी का सिस्टम ही है, लेकिन इससे जो है बहुत सारे ऑर्गन जो है इससे कनेक्ट होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक नेटवर्क है जिसके अंतर्गत कई सारे ऑर्गन आपस में मिल करके और रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की बदौलत ही बॉडी के अंदर जो है वो ब्रीथ या रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है। अगर हम आगे बात करें तो ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम जो है अगर आपने 10th क्लास में या 11th क्लास में या 12th क्लास में जब अगर आपके साइंस बायो रही होगी तो शायद मेरा ये मानना है कि कभी आपने ये कभी न कभी ये डायग्राम देखा होगा। चलो ऐसे मान लीजिए आपकी कहीं आप मेडिकल डिपार्टमेंट से या शिक्षा से संबंधित या कोई एजुकेशन से संबंधित व्यक्ति नहीं है, तो फिर भी जो है आपने स्मोकिंग के पैकेट पर जो है लंग्स की इमेज देखी होगी। और भी जो कभी पिक्चर वगैरह देखने जाते हैं आप लोग तो वहाँ भी जो है लोग बागों को आजकल कैंसर लंग्स का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पिक्चर शुरू होने से पहले भी आपने देखा होगा मुकेश, वो जो है उस व्यक्ति को दिखाया जाता है कि किस प्रकार से जो है ज़्यादा स्मोकिंग के कारण जो है उसको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो ये डायग्राम जो है आपने देखा होगा, ये डायग्राम जो है कुल मिलाकर के इसमें जो है सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमें एक प्रकार से दिखाई दे रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं नॉर्मली बात करूं तो ये जो ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं, नोज सबसे एंट्री वाला द्वार होता है, फेरिंग्स नोज के जस्ट बाद में जहां हवा जाती है उसे फेरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स फेरिंग्स के जस्ट आगे अगर जाएगा
तो वो लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, उधर की तरफ जो है हवा जाती है। और लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल के बाद एल्विलाई। ऐसे जो है एक रेस्पायरेशन की जो एक्टिविटी होती है उस दौरान जो है हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। और भी कुछ स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि प्लूरा आपने नाम सुना होगा, इंटरकोस्टल आपने नाम सुना होगा, डायफ्राम आपने नाम सुना होगा। ये सभी ऑर्गन जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, और ये रेस्पिरेशन की एक्टिविटी के दौरान एक ह्यूमन बॉडी जो है उसमें रेस्पिरेशन की एक्टिविटी के दौरान जो है योगदान करते हैं। यह इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस डायग्राम को आप अच्छे से देखने का प्रयास करें। इसमें भी आपको ये दिखाया जा रहा है कि इसमें जो है ये आपका क्या है, नेजल एंट्री द्वार है, जिसे हम बोल रहे हैं नेजल कैविटी। अब यहाँ से ये येलो वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम इन्फीरियर नेजल कॉन्चा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इन्फीरियर नेजल कॉन्चा। जो आपको ये ऊपर ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, इसको हमने कहा सुपीरियर नेजल कॉन्चा। अगर हम आगे चलेंगे तो फिर नेजल कैविटी के जस्ट पीछे और नीचे की तरफ जो है आपका फेरिंग्स, कौन सा पार्ट? फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। और फेरिंग्स से जब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो ये आपका लैरिंग्स है, जिसे आप वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो ग्रीन रंग का है और सी शेप के स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है, इसे हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। और ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं, ये दो हमारे लंग्स हैं, जो कि हिंदी में इनको हम फेफड़ों के नाम से जानते हैं। फेफड़े हमारे दो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। एक फेफड़ा थोड़ा या एक लंग्स थोड़ा बड़ा होता है और एक लंग्स थोड़ा छोटा होता है। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि हमारा दिल जो है वो लेफ़्ट साइड में होता है, हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में होता है। तो लेफ़्ट साइड में जो है ये लेफ़्ट साइड वाला जो लंग्स है, इसके अंदर दो ही लोब पाए जाते हैं। और इसकी आकृति जो है बजाय राइट वाले की तुलना में लेफ़्ट वाले की जो स्ट्रक्चर है या आकृति है जो वो थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि इस वाले पोर्शन के अंदर हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है लेफ़्ट साइड में, जबकि राइट वाला जो लंग्स है उसके अंदर 3 लोब पाए जाते हैं, जैसा कि आपको रंग में ये दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर ये ब्लू रंग, उसके बाद में ये ऑरेंज कलर, और उसके बाद में पीछे की तरफ जो है एक कलर और है, वो इसका तीसरा पार्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि लंग्स के अंदर जो है वो एक लंग्स में पाए जाते हैं 2 लोब और एक लंग्स में पाए जाते हैं 3 लोब। 2 लोब पाए जाते हैं, वो लेफ़्ट वाला लंग होता है। उसके पीछे कारण ये है कि उधर की तरफ जो है क्या होता है, हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, और राइट वाला लंग्स लेफ़्ट वाले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है 3 लोब होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन तो उसका यही हो गया कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर हम बात करें तो ये जो है ओवरऑल जो फंक्शन देखे जाएँ उनकी तुलना में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर छोड़ना। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर का, एक प्रकार से आप ये मान करके चलिए कि ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर का ईंधन है। अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी जो है वर्क करना पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आप ये मान लीजिए कि जब व्यक्ति का शरीर चलता है, जिंदा रहता है, हम लाइव हैं अभी, तो हमारा ऑक्सीजन जो भेजते हैं हम हमारे ब्लड के अंदर, उसका इस्तेमाल करने के बाद में जो हमारी कोशिकाएं हैं, उनसे जो वेस्ट जो बनता है उसे हम CO2 कहते हैं। और इसका भी बॉडी से एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है, और ये रेस्पिरेशन की एक्टिविटी के दौरान ही होता है। तो मेन और प्राइमरी अगर फंक्शन की मैं बात करूं तो मेन और प्राइमरी फंक्शन इसका क्या हो गया, गैस एक्सचेंज सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। लेकिन कुछ और भी फंक्शन होते हैं जिसे हम अदर फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। ब्रीथिंग वेंटिलेशन भी वही एक्टिविटी है जिसके दौरान इनहेलेशन मतलब हवा को अंदर लेना या ऑक्सीजन को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन हवा को जो है बॉडी से बाहर छोड़ना। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि गैस ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन जो है
वो हमारी रेड ब्लड सेल्स जो उपस्थित होती है हमारे ब्लड के अंदर, जिन्हें हम लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं। और ये लाल रुधिर कणिकाएं जो है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बहती है और यही जो है ऑक्सीजन को कैरी करती है। अब आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन को कैरी सर कहाँ से कहाँ तक करती है, तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन अंदर लिया वो हमारे लंग्स में गया, वो वहाँ पर जो है फिर ब्लड के अंदर एल्वेलाई के माध्यम से जो है ये ऑक्सीजन लेकर के आई थी। ऑक्सीजन जो है इसने ब्लड के अंदर दे दिया और इधर से CO2 आया था, इसने लंग्स को दे दिया। लंग्स से CO2 बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में चली जाती है। अब ब्लड में जो है हार्ट के माध्यम से जाती है। पहले लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट जो है उसे पूरी बॉडी में पंप कर देता है। गैस ट्रांसपोर्ट इसका मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया, जिसके दौरान ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड सेल जो है वो टिश्यू तक पहुंचाया जाता है और वापस जो CO2 बचता है या CO2 बनता है उस CO2 को वापस लंग्स तक ला करके उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH। आपने देखा होगा हमारे ब्लड का एक pH होता है, मतलब उससे अगर कम हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगा और उससे अगर ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगा। अगर हमारे ब्लड की मैं बात करूं तो हमारे ब्लड का जो नॉर्मल pH है वो 7.35 टू 7.45 होता है। अब ये जो मेंटेन कर रहा है, ये आप ये मान करके चलें कि ये सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बदौलत ही मेंटेन हो रहा है। जब भी हमारा CO2 का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, तो हमारा pH इतना नहीं रहेगा। pH जो है क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज़ द वॉइस प्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं फोनेशन। वॉइस प्रोडक्शन भी आप ये मान करके चलें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता तो आवाज़ भी नहीं होती, वॉइस प्रोडक्शन भी नहीं होता। हम जब सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के दौरान ये सांस जो है नाक के माध्यम से फेरिंग्स के माध्यम से लैरिंग्स से गुजर रही है और लैरिंग्स जो है उसे हमारी बॉडी का वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है, जिसे हम आवाज़ का डिब्बा कह सकते हैं। जो कि आप ये मान करके चलें कि समथिंग मैं अगर ऐसे देखूं तो जस्ट जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड होता है, जो क्या कर रहा है, आवाज़ को क्रिएट कर रहा है, आवाज़ का प्रोडक्शन कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, लैरिंग्स जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है, आवाज़ का प्रोडक्शन कर रहा है। अब वो जो है उस आवाज़ को जो है शब्दों में नहीं पिरो रहा है। जो आवाज़ को मैं मधुर बना पा रहा हूँ, सिंगर जब कोई गाना गाता है, आपने देखा होगा कुमार सानू जो है जब गाना गाते हैं तो वो जो है फेरिंग्स का एक तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि हिमेश रेशमिया को भी गाना गाते हुए आपने देखा होगा वो नाक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ आपने सुनी होगी। अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ अगर हम देखें तो कितनी भारी है, मतलब क्या वो उनकी आवाज़ में अगर देखा जाए, हालांकि जितने भी व्यक्ति बोल पा रहे हैं उनकी सबकी आवाज़ के पीछे लैरिंग्स रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन कोई व्यक्ति फेरिंग्स का इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति नाक का इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति जो है लैरिंग्स से ही ज़्यादा जो है बोल पाता है। तो उनकी उस हिसाब से जो है अलग अलग आवाज़, अलग अलग जो है वॉइस निकलती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आवाज़ का प्रोडक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लैरिंग्स, लेकिन आवाज़ को शब्दों में पिरोने के काबिल जो होती है वो हमारी टंग होती है। जब टंग नहीं होती तो हम बोल भी नहीं पाते, गा भी नहीं पाते, या और एक्टिविटी भी जो है वो नहीं हो पाती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो ये हवा जो है वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स में पहुंच रही है, जिसकी बदौलत ही जो है व्यक्ति बोल पाता है, ह्यूमन बोल पाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज द olfaction. Olfaction word related to the olfactory nerve. You already listen या डिस्कस अबाउट द क्रेनियल नर्व। हमारी बॉडी के अंदर जो है क्रेनियल नर्व पाई जाती है, उसमें से एक नर्व होती है olfaction या olfactory नर्व। कौन सी नर्व होती है, olfactory नर्व। olfactory नर्व जो है वो हमारी नेजल केविटी के अंदर सप्लाई करती है और इसका काम होता है सेंस ऑफ स्मेल। आपने
देखा होगा या आपने सुना होगा या आप खुद भी महसूस करते होंगे कि अगर हम जो है किसी स्मेल का आभास कर पाते हैं तो उसके लिए हमारी नाक ही रिस्पॉन्सिबल होती है। कई सैकड़ों खुशबू या बदबू जो है उनको हमारी नाक जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है और साथ ही साथ उनको याद भी रख सकती है। तो ऑल्फैक्शन जो है वो एक फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसे हम बोलते हैं सेंस ऑफ स्मेल। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता तो सांसें नहीं आती, सांसें नहीं आती तो आवाज़ भी नहीं होती, आवाज़ भी नहीं होती साथ ही साथ आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी नहीं होता। आप किसी चीज़ को सूंघने के काबिल ही नहीं होते। नेक्स्ट इज़ द प्रोटेक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन किस प्रकार से कर रहा है? तो प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कई सारी चीज़ें हैं बच्चों, जो कि देखो, आप जो है सड़क पर बाइक चला रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट कहती है कि हेलमेट पहन के चलाएं, जब भी आप बाहर पोल्यूशन में जाएं मास्क वगैरह लगा करके जाएं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो है पब्लिक जो है आप ये मान करके चलें कि मास्क लगा के नहीं जाती है या कभी कभार हेलमेट वगैरह भी नहीं लगाते हैं। तो उस दौरान आपने देखा होगा कि मान लीजिए ट्रक के पीछे बाइक चल रही है तो पूरा जो ट्रक के टायरों से जो पोल्यूशन, जो धुआं, जो धूल के कण हवा में उड़ रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे हैं। आप यकीन करिए, चाहे आप जो है हेलमेट लगा लेंगे ना उसके बावजूद भी कुछ जो है कण चले ही जाते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाए। इसलिए ईश्वर ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, ये नाक बनाई। ये नाक के अंदर जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नेजल हेयर कहते हैं। जब भी कोई डस्ट का पार्टिकल्स, जब भी कोई माइक्रोब्स, जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा या जब भी कोई जो है बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स सांस के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान अंदर जाने का प्रयास करता है तो हमारी नोज के अंदर उपस्थित जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों? वो उनके अंदर जो है बड़े पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलो, बड़े पार्टिकल्स तो हमारे हेयर्स जो उपस्थित है उनके अंदर उलझ गए, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो और आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे भी जो है ये फिल्ट्रेशन के लिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की गई है कि आगे जो है म्यूकस प्रेजेंट होता है नाक के अंदर, तो वो म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अगर गलती से और आगे चले जाएंगे तो और उनको ट्रेकिया वगैरह में भी सिक्रेशन देखने को मिलेगा, जहाँ से वो लंग्स तक नहीं जा पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आगे नहीं जा पाएंगे। तो कहीं न कहीं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ये भी इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो जो है रेस्पिरेशन के दौरान जो माइक्रोब्स, जो फॉरेन पार्टिकल, जो डस्ट वगैरह अंदर जाने का प्रयास करती है उसको अंदर जाने से रोकती है और उससे जो है हमारे शरीर को बचाती है। और नेक्स्ट फंक्शन आता है इसका थर्मोरेगुलेशन एंड मॉइस्चर कंट्रोल। इस शब्द से आप समझ पा रहे होंगे, थर्मो रेगुलेशन। श्वास जा रही है तो शरीर के अंदर जो है हवा जा रही है, जिसकी बदौलत ही हमारे बॉडी का तापमान जो है, नॉर्मल तापमान की मैं अगर बात करूं तो मानव के शरीर का नॉर्मल तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये जो मेंटेन करता है इसके पीछे तो हालांकि हमारा हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है तो सारे सिस्टम चल रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है तो हवा जा रही है, जिसके कारण हमारे शरीर का तापमान, ह्यूमिडिटी इस इनहेल्ड एयर के कारण जो है रेगुलेट होती है, कंट्रोल होती है। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम नोज कहते हैं। अभी तक हमने नोज के बारे में भी डिस्कस किया है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है। जो नोज जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। पोजीशन और स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं तो मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, मानव के शरीर में रेस्पिरेशन के दौरान अगर कोई ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है जिससे एयर की एंट्री होती है तो वो नोज है। हालांकि अब कभी कभार आपके जुकाम वगैरह भी लग जाती है, तो जुकाम के दौरान जो है आपकी नाक बंद हो जाती है, तो
आप कहेंगे सर उस दौरान क्या रेस्पायरेशन माउथ से नहीं होता? होता है, लेकिन माउथ से रेस्पायरेशन के दौरान समझ रहे हैं ना आप, आपको कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक आप माउथ से जो है रेस्पायरेशन करेंगे तो वो क्या होता है, माउथ जो है ड्राई हो जाता है, इसकी वजह से आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी ड्राई हो जाता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक कंफर्ट आप नहीं रह सकते जब आप ओरल से रेस्पायरेशन कर रहे हैं। ईश्वर ने जो है रेस्पायरेशन के लिए नोज को ही बनाया है, और नोज जितना अच्छा रेस्पायरेशन कर सकती है उतना ओरल नहीं कर सकता। इसलिए नोज इज़ द मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। और ये नोज की स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो ये जो है ये नेजल सेप्टम, बीच में जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, नेजल सेप्टम। इस नेजल सेप्टम के माध्यम से नोज जो है वो दो नोस्ट्रिल्स में डिवाइड होती है, और ये जो ऊपर ये स्ट्रक्चर जो बनी हुई है ये जो है हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई है। और ये तो हो गया आपका नेजल सेप्टम, ये दो हो गए नोस्ट्रिल्स, ये स्ट्रक्चर हो गई हाइलिन कार्टिलेज, और यहाँ जो बोन उपस्थित है इसे हम नेजल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजल बोन बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्लोर की, तो ये इथेमॉइड बोन से मिलकर के बना हुआ होता है, और मीडियल वोल्व जो है वो नेजल सेप्टम से मिलकर के बना हुआ है। लेटरली अगर हम बात करें कि नाक के दोनों साइड में क्या होती है, तो ये हमारी मैग्जिला बोन है। कौन सी बोन है? मैग्जिला बोन है। और फ्लोर की अगर हम बात करें तो सॉरी रूफ़ की अगर हम बात करें, द फ्लोर इज़ फॉर्म बाय द रूफ़ ऑफ द माउथ। माउथ का जो छत है उससे जो है इस नेजल केविटी के या नोज का क्या बनता है, फ्लोर बनता है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है उसके रेस्पिरेटरी फंक्शन नोज के क्या क्या होते हैं, नोज जो है किस प्रकार से जो है रेस्पिरेटरी फंक्शंस को अंजाम देती है, तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला जो फंक्शन होता है एयर कंडक्शन, ऑलरेडी इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नाक है तो हवा आपके फेरिंग्स में पहुँच रही है, लैरिंग्स में पहुँच रही है, ट्रेकिया में पहुँच रही है, लंग्स में पहुँच रही है, एल्वियोलाई में पहुँच रही है। नाक नहीं होती तो मुंह से भी पहुँच जाती, लेकिन मुंह से आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट फंक्शन जो है नेजल केविटी का या नोज का क्या हो जाता है, एयर कंडक्शन। देन सेकंड फंक्शन इज द एयर कंडीशनिंग। दोनों चीज़ों में अंतर समझने का प्रयास करना। फर्स्ट फंक्शन इज द एयर कंडक्शन एंड सेकंड फंक्शन ऑफ नोज इज द एयर कंडीशनिंग। ईश्वर ने नाक को जो है वो एक इस तरीके से बनाया है कि जब इसमें से हवा गुजरेगी, जब इसमें से कोई व्यक्ति रेस्पायरेशन करेगा, तो वो हवा जो है अलग अलग जगह से गुजरने के बाद में उसका तापमान अलग अलग तरीके का परिवर्तित होता जाएगा। जैसे पहले हमने हवा ली, अगर वो जो है नाक के अंदर उपस्थित हेयर से गुजरी तो फिल्टर हो गई, और आगे गई तो नाक के अंदर उपस्थित म्यूकस से गुजरी तो वो वार्मिंग हो गई, और आगे गई तो नाक के अंदर उपस्थित ब्लड वेसल्स से गुजरी तो वो ह्यूमिडिफाई हो गई। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर नाक के तीन फंक्शन हो जाते हैं। पहला फिल्टरिंग, फिल्टरिंग नेजल हेयर की वजह से हो रहा है। वार्मिंग, वार्मिंग काय की वजह से हो रहा है, नाक के अंदर उपस्थित ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के कारण हो रहा है। और ह्यूमिडिफाइंग, ह्यूमिडिफाइंग काय के कारण हो रहा है, यहाँ पर जो मॉइस्चर है, जो म्यूकस है नेजल केविटी के अंदर, उसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरे फंक्शन की मैं बात करूँ, ऑल्फैक्शन सपोर्ट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। सेंस ऑफ स्मेल, बिकॉज olfactory nerve supply in our nose, that is the responsible for the sense of smell. Then fourth function is the immunological defense. Our nose is very important for immunoresponse. How? Because in nose is the immunocell are present that are generate the mucus या mucus like structure release from nasopharyngeal tonsils. नाक के आसपास या नाक की जो अंदर वाला पार्ट है वहीं पर हमारे नेजो
फेरेंजियल टॉन्सिल्स, जिन्हें हम एडिनॉइड्स भी कहते हैं, वो उपस्थित होते हैं और वो जो है इम्यूनिटी पावर प्रदान करते हैं। और बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो उसे जो है वो ख़त्म करते हैं, जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा हो पाती है। तो मैंने पहला आज डिस्कस किया नोज़ के बारे में। नोज़ के बाद में जो सेकंड आता है, नोज़ जो है फर्स्ट और एंट्री द्वार है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये बात आप याद रखेंगे। सेकंड जो नोज़ के बाद में आता है वो आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो एक थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है बजाय नाक की तुलना में। कैसे? जैसे ही मैं नाक के पीछे की तरफ जाऊंगा तो नाक के पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है जो कि नाक के पीछे भी होती है, ओरल के पीछे भी होती है और लैरिंग्स के पीछे भी होती है। इसलिए ये पूरी स्ट्रक्चर को फेरिंग्स कहते हैं। लेकिन इस फेरिंग्स को जो है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग नाम हो गए। जैसे नाक के पीछे हैं तो नेजोफेरिंग्स, ओरल के पीछे हैं तो ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के अगर पीछे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे? लैरिंगोफेरिंग्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लैरिंगोफेरिंग्स बोल देंगे। तो फेरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो फेरिंग्स कुछ नहीं है, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द responsible for uh, respiratory during respiration, that is the responsible for passage of एयर को पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये कहाँ से कहाँ पास करती है? नेजल से लेकर के ट्रेकिया को जो है लेकर के जाती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द लेवल ऑफ द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। आप इसको समझने का प्रयास करें कि जहाँ पर हमारा स्कल की मैं अगर बात करूँगा तो स्कल जो है, आप देखना आपका स्कल जो है, आपकी गर्दन जो है वो एक जगह पे ख़त्म हो जाती है और वहाँ से जो है आपका वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पर आपका स्कल ख़त्म होता है और वर्टिब्रा स्टार्ट होता है, समथिंग समथिंग C1 से लेकर के, या आपके उस स्कल से लेकर के C6 तक। कहाँ तक? C6 तक, सर्वाइकल नंबर 6 तक जो है वो आपका फेरिंग्स फैला हुआ रहता है। आगे आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि रेस्पायरेशन का जो एरिया होता है वो आगे होता है और रेस्पायरेशन ट्रैक्ट के पीछे जो है वो ईसोफेगस होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली, जो कि जीआईटी का पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, ये जो फेरिंग्स है ये वो हिस्सा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और जीआईटी सिस्टम का भी पार्ट है। इस बात को आप याद रखेंगे, दोनों ही सिस्टमों का पार्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स से हमारा हवा भी गुजरता है, सांस लेते हैं जब हम, और फेरिंग्स से हमारा खाना और पानी भी गुजरता है जब हम खाते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, एक बात याद रखना, जब आप स्वेलोइंग का रिफ्लेक्स कर रहे होते हैं, जब आप निगल रहे होते हैं, तो आप उस दौरान सांस नहीं ले सकते। प्रयास करके देखिएगा आप, ये आपके लिए टास्क है कि जब आप गटकेंगे तो आपकी सांसें रुक जाएगी। ठीक है ना? नहीं हो सकते, दोनों रिफ्लेक्स एक साथ में नहीं हो सकते। डिवीजन ऑफ द फेरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो नाक के पीछे वाले पोर्शन को हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं और नेजोफेरिंग्स का फंक्शन होता है एयर को पास करना ओनली। और इसकी की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नेजोफेरिंग्स में फेरेंजियल टॉन्सिल्स एडिनॉइड्स उपस्थित होते हैं और इस नेजोफेरिंग्स में ही इस कान की स्ट्रक्चर आगे चल करके, जिसे हम यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं, वो भी आपके नेजोफेरिंग्स में ही जा कर के खुलती है। नाक के पीछे हैं जिसे नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ओरोफेरिंग्स, जो ओरल के पीछे हैं। ओरल के पीछे वाली स्ट्रक्चर को मैं कैसे बताऊं आपको कि जब आप जो आपके मुंह के अंदर उपस्थित टंग को ऊपर वाले दांतों के जस्ट पीछे लगाएंगे ना, तो आपको एक खुरदरा खुरदरा सा महसूस होएगा, उसे हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और उस टंग को थोड़ा पीछे लेकर के जाएंगे तो थोड़ा फिसलन जैसा महसूस होएगा, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। उस सॉफ्ट पैलेट के जो है पीछे अगर हम देखें तो वो जो लोकेशन आपको दिखाई देती है, वो जो एरिया आपको दिखाई देता है, वो जो ऊवुला के पीछे जो एरिया दिखाई देता है, उसे हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और वहाँ से हमारी हवा भी गुजर रही है, खाना भी गुजर रहा है
और हम जो कोई लिक्विड वगैरह, जूस वगैरह, चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो वो भी वहाँ से गुजर रहा है, ठीक है ना। तो पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल जो है आपके ओरोफेरिंग्स में उपस्थित होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज द फेरिंग्स का एक पार्ट है लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है ना। पहला पार्ट हो गया नेजोफेरिंग्स, दूसरा पार्ट हो गया ओरोफेरिंग्स और तीसरा पार्ट हो गया लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स जो है उसे हम हाइपोफेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फेरिंग्स का नीचे वाला हिस्सा है। ये कहाँ सिचुएटेड होता है बच्चों, मैंने पहले ही बताया आपको, ये जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है। लेरिंगो मतलब लेरिंग्स के, फेरिंग्स मतलब फेरिंग्स का वो हिस्सा जो लेरिंग्स के पीछे या लेरिंग्स के पास में पाया जाता है। फ्रॉम, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, एपिग्लोटिस टू द क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है ना। ईसोफेगस आपका जो ग्रास नली है उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो वो एपिग्लोटिस जो है किसको खोल लेता है, आपके ईसोफेगस को खोल लेता है और श्वास की नली के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर बन के सिचुएटेड हो जाता है, जिससे जो है आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना जो है किस में नहीं जाए, आपके फेफड़ों में नहीं जाए। अगर गलती से खाना जो है खाने के दौरान अगर आपने बातें की, ज़्यादा बोले, चिल्लाए, तो आपका खाना जो है कभी कभार ट्रेकिया में चला जाता है, जिसके कारण आपको बहुत तगड़ी खांसी आती है, छींक आती है। जब तक वो खाने का कंटेंट बॉडी से बाहर नहीं निकल जाए तब तक वो बॉडी जो है वहाँ पर जो है रिफ्लेक्स जनरेट करती, रिफ्लेक्स दिखाती। सो दीज आर द पार्ट ऑफ फेरिंग्स। और इस डायग्राम में आप अच्छे से देख लीजिए, ये जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी हमारी नेजल केविटी है जो हमने पहले पढ़ी। नेजल केविटी के बाद में ये नीचे अगर मैं देखूं तो ये मुंह वाला स्ट्रक्चर है। मुंह वाली स्ट्रक्चर में ये दिखा रखा है, देखो आपको हार्ड पैलेट, क्या दिखा रखा है, हार्ड पैलेट। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, टंग, ये हमारी टंग है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बच्चों आपको, इसे मैं बोल रहा था एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस वो स्ट्रक्चर है जब व्यक्ति सांस ले रहा हो तो ये ईसोफेगस वाले को कवर कर लेती है, और जब व्यक्ति खाना खा रहा हो, खाना गटक रहा हो, तो ये ट्रेकिया को कवर कर लेती है, जिससे व्यक्ति के श्वास की नली में खाना नहीं जाए और खाने की नली में हवा नहीं जाए। आगे अगर हम देखें तो ये लैरिंग्स है, ये क्या है, लैरिंग्स जिसे हम कह रहे हैं वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स है। और नीचे की तरफ अगर हम चलेंगे तो ये क्या है, ट्रेकिया, ये क्या है, ट्रेकिया। सो दीज आर द सिस्टम, दीज आर द डायग्राम ऑफ फेरिंग्स। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, ये फेरिंग्स का डायग्राम है। इसमें जो आपको ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है वहाँ आपका नेजोफेरिंग्स है, और जो येलो वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको वहाँ आपका ओरोफेरिंग्स है, और जहाँ ब्लू वाला एरिया दिखाई दे रहा है वो आपका हाइपोफेरिंग्स है। लेकिन एक बात ध्यान करके चलें कि हम फेरिंग्स पढ़ रहे हैं तो समथिंग समथिंग यहाँ से नाक के पीछे से लेकर के यहाँ तक फेरिंग्स ही फेरिंग्स है, इसलिए उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फेरिंग्स के फंक्शन की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स क्या करता है साहब, रेस्पिरेटरी फंक्शन सबसे उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान वहाँ से खाने को गुजारना, पानी को गुजारना भी उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो दोनों के दोनों ही सिस्टम इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। स्वेलोविंग, डीग्लूटिशन जिसको हम बोलते हैं, आप ये मान करके चलें अगर फेरिंग्स नहीं होता तो आपके निगलने का प्रोसेस भी नहीं होता और आप खाना पानी निगल नहीं पाते, ठीक है ना। क्योंकि फेरिंग्स ही मसल्स जो है वो निगलने के दौरान इस प्रकार से कॉम्बिनेशन के साथ में काम करती है, जिससे वो जो आपने खाना खाया है जिसे हम बोलस बोलते हैं, चबाने के बाद में जो लुगदी टाइप खाना बन जाता है ना बच्चों, उसे हम बोलस बोलते हैं। और उस बोलस को जो है फेरिंग्स के अंदर उपस्थित जो मसल्स है वो कोऑर्डिनेशन के साथ में एक साथ उसको जो है नीचे की तरफ पुश करती है, जिसकी बदौलत वो खाना जो है वो आपके ग्रास नली में पहुंच पाता है। और यही प्रोसेस के कारण हम आज तक ज़िंदा हैं, क्योंकि हम जो भी खाना जो है या पानी जो है गटक पा रहे हैं तो वो फेरिंग्स की बदौलत गटक पा रहे हैं। ये पॉइंट वो आ गया वॉइस रेजोनेंस।
जिसमें मैं जिक्र कर रहा था कुमार सानू का। वॉइस रेजोनेंस मतलब आपकी आवाज़ को जो प्रोडक्शन करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है वो तो लैरिंग्स होता है, लेकिन वॉइस को जो है वो एक तरीके से सुंदर बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए, आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आवाज़ कैसी हो जाती है, अमरीश पुरी जैसी। लेकिन जब आप धीरे धीरे कोलगेट वगैरह कर लेते हैं, धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे 10 बजे तक 9 बजे तक आपकी आवाज़ कैसी हो जाती है, जैसी आपकी रियल लैंग्वेज है, सॉरी रियल वॉइस है, वैसी आपकी जो है आवाज़ हो जाती है। लेकिन सुबह सुबह भारी हो जाती, क्योंकि हमारा सुबह सुबह रेस्पायरेशन सारी रात जो चलता रहता है, उस रेस्पायरेशन के कारण फेरिंग्स की जो है एक्टिविटी जो है वो सारी रात चलती है, लेकिन वो बोलने का प्रोसेस जो है वो जितना आप 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं उतने देर तक बंद रहता है। तो जब वो वापस सुबह स्टार्ट रहता है तो वो वहाँ पर जो है आवाज़ जो है वैसी नहीं होती जैसी आपकी रियल वॉइस होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुमार सानू जी जब गाना गाते हैं तो इस फेरिंग्स से अपनी आवाज़ को मधुर बनाते हैं। उसमें उनका जो है वो हे ये आपको याद आ रहा होगा, और ये जो है वो फेरिंग्स की ही बदौलत है। हिमेश रेशमिया जो है वो नेजल कैविटी की बदौलत हो सकते हैं, लेकिन कुमार सानू की मैं बात करूं तो वहाँ पर जो है फेरिंग्स का वो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आवाज़ वैसी है। यहाँ पर वॉइस रेजोनेंस में क्या कह रहा है, एक्ट एज रेजोनेटिंग चैम्बर दैट हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्पीच। लेरिंग से वॉइस बन रही है, लेकिन उस आवाज़ को मधुर कौन बना रहा है, वॉइस रेजोनेंस कौन बना रहा है, फेरिंग्स, और उसको शब्दों में कौन पिरो रहा है, टंग। प्रोटेक्शन का भी काम करता है हमारा फेरिंग्स। प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है, जैसे उधर टॉन्सिल्स थे, इधर भी टॉन्सिल्स उपस्थित होते हैं, जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी देने का या इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब आता है फेरिंग्स के बाद में तीसरा लेरिंग्स, जिसे हम बार बार बोल रहे थे, वॉइस बॉक्स वॉइस बॉक्स वॉइस बॉक्स। तीसरा होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है उसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, और वॉइस बॉक्स जो है वो आवाज़ को प्रोडक्शन तो करता ही है, साथ ही साथ हमारे, आप ये मान कर के चलें, एयरवे में स्वेलोविंग, निगलने के दौरान कोई भी कंटेंट को जाने से भी रोकता है। और ये जो है हम जब सांस ले रहे होते हैं तो उसमें से, लैरिंग्स में से हवा गुजरने के लिए भी ये रास्ता देता है। तो ये इसके फंक्शन हो जाते हैं। अगर मैं इसकी एनाटॉमी की बात करूं तो ये जो है हमारी गर्दन में फेरिंग्स के तो किधर पाया जाता है, नीचे, और ट्रेकिया के किधर पाया जाता है, ऊपर। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो C3 से लेकर के C6 वर्टिब्रा तक इसकी लोकेशन होती है, उस वाले एरिया में लैरिंग्स पाया जाता है। लैरिंग्स जो है वो 9 कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ होता है। लैरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेज होते हैं, और आप 9 कार्टिलेज की मेहरबानी मानिए कि वो जो है इस आवाज़ को जनरेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप और मैं बोल पा रहे हैं। क्लियर। 9 कार्टिलेज कौन कौन से होते हैं, 3 कार्टिलेज तो लैरिंग्स के अंदर ऐसे होते हैं जिनके पेयर नहीं होते हैं, जोड़े नहीं होते हैं, जबकि 3 कार्टिलेज ऐसे होते हैं जिनके जोड़े होते हैं। तो इसलिए मैं 9 बोल रहा हूँ। 3 जिनके पेयर नहीं होते, जिन्हें अनपेयर्ड कहते हैं, वो होते हैं थायरॉयड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस। ये एक एक ही होते हैं, जबकि जिनके पेयर होते हैं उन कार्टिलेज का नाम है एरिटिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और कूनियफॉर्म कार्टिलेज। ये संख्या में 2-2 पाए जाते हैं। तीनों कितने पाए जाते हैं, 2-2, जबकि ये वाले कितने पाए जाते हैं, एक एक ही पाए जाते हैं। थायरॉयड कार्टिलेज आप जानते होंगे, एडम्स एप्पल। कई लोगों के गले में आपने देखा होगा, जो पतले होते हैं, जो थोड़े लंबे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का गला अगर आप यहाँ से देखेंगे तो उसमें जो है एक उभार सा होता है, उसे हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये एडम्स एप्पल पुरुषों में जो है ज़्यादा उभरा हुआ रहता है महिलाओं की तुलना में। आपने किसी महिला में एडम्स एप्पल उभरा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पुरुषों में ही जो है ज़्यादा उभरा हुआ रहता है।
क्रिकोइड कार्टिलेज वो है कंप्लीट रिंग होती है, उस थायराइड कार्टिलेज के नीचे उपस्थित होती है। और एपिग्लोटिस तो अब आप जानते ही हैं, एपिग्लोटिस वो पार्ट है जो निगलने के दौरान आपके ग्लोटिस वाले एरिया के ऊपर चिपक जाता है और उसको कवर करता है, जिससे खाना किस में नहीं जाए, आपके ट्रेकिया में नहीं जाए। ठीक है। और ये 3 वाले पेयर्स जो है पेयर वाले कार्टिलेज होते हैं। ऐसे कुल मिला करके लैरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेज पाए जाते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखने का प्रयास करें। ये हमारा एक प्रकार से आप ये माने कि ये व्यक्ति का चेहरा है, नाक है, लिप्स है, टंग है, चिन है और समथिंग समथिंग ये इसका गला है। और इस गले में ये जो मार्क बना हुआ है ये उसका क्या है बच्चों, ये उसका वोकल कॉर्ड है या लैरिंग्स है। ठीक है ना, ये उसका क्या है, लैरिंग्स है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं जूम करता हूँ तो ये स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देगी जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। मैं कभी कभार बच्चों को पढ़ाने के दौरान एक एग्जाम्पल भी देता हूँ कि बच्चों, जिस प्रकार से छोटे बच्चों को मेलों में ले जा करके हम उनको वो लाते हैं ना, वो चप्पलें जिनको पहनने के बाद में बच्चा जैसे ही कदम रखता है आगे आगे आगे, तो उन चप्पलों से, उन सैंडल से आवाज़ आती है, पी 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 ऐसी आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ जो आती है उस आवाज़ करने वाली जो हम उसको आप निकाल करके देखोगे तो उसमें जो है आप देखोगे एक गोल सी स्ट्रक्चर लगी हुई है, एक पन्नी सी लगी हुई है और जब उसमें से हवा गुजरती है, प्रेशर पड़ता है तो एक आवाज़ निकलती है पी पी, जिससे बच्चा खुश होता है और वो दौड़ता है। समथिंग समथिंग वैसा ही जो है आप इस स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास कीजिए। ये हमारा लैरिंग्स है। क्या है ये, लैरिंग्स। और इसका ये जो है वोकल कॉर्ड है, ये क्या है, वोकल कॉर्ड। और ये क्या है, एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस। और ये वाला बाइंड पाइप, चौड़ा पाइप है ये, ठीक है ना, ये जो है हमारी आवाज़ को बनाने के पीछे रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें भी सेम वैसा ही सिद्धांत है जैसा उसमें सिद्धांत है। हवा गुजरती है तो ये जो आपके वोकल कॉर्ड हैं इनसे आवाज़ जो है जनरेट होती है। मैंने कहा ये जैसे वो बच्चों के सैंडल्स में वो बजती है ना, वो भी कोई मधुर धुन तो गाती नहीं है, सिर्फ पी पी करती है ना। ऐसे ही इधर से भी जो आवाज़ बनती है वो ऐसे ही करती है, लेकिन उसे शब्दों में कौन पिरो रहा है, टंग पिरो रही है। उसे मधुर कौन बना रहा है, फेरिंग्स बना रहा है। तो लैरिंग्स का काम सिर्फ आवाज़ जो है उसको बनाना है, मधुर बनाना, और ये तो उससे ऊपर हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इस पूरे को बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स, इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। ये बाइंड पाइप है, ट्रेकिया को ही बाइंड पाइप के नाम से जाना जाता है, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है, ये ट्रेकिया वाला। ठीक है ना। अच्छा, इसको जो है और साइड में से हम देखने का प्रयास करें तो ये समथिंग समथिंग ये यहाँ पर एपिग्लोटिस है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बच्चों आपको, दैट इज़ नोन एज द हायोइड बोन। कौन सी बोन, हायोइड बोन। अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो ये समथिंग समथिंग आपको दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ होती है, यहीं होती है हायोइड बोन। थायराइड आप जानते ही होंगे, ये थायराइड भी यहीं होता है। थायराइड से संबंधित कई लोगों को बीमारियां होती है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड हमारी सिचुएटेड होती है। और थायराइड ग्लैंड जो है उसको सही तरीके से काम करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। और जब कोई व्यक्ति आयोडीन युक्त डाइट नहीं लेता है तो उसको जो है गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे हम गलगंड कहते हैं हिंदी में। तो ये थायराइड कार्टिलेज है, ये थायराइड वाली मेम्ब्रेन है और यहीं थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। और जब उसकी आकृति बढ़ जाती है तो गलगंड हो जाता है। उसके पीछे गोइटर डिजीज कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है। ये यहाँ पर ये आप देखिए जो अपन ने पढ़े, क्रीकोथायरॉइड मसल्स है और क्रीकोथायरॉइड ये येलो वाला लिगामेंट है। और ये जो नीचे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये आपका ट्रेकिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैरिंग्स। लैरिंग्स करता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन उसका हो गया फोनेशन। फोनेशन का मतलब होता है वॉइस प्रोडक्शन। वॉइस प्रोडक्शन कौन कर रहा है, वोकल कॉर्ड या वोकल फोर्ड। वोकल कॉर्ड है,
लैरिंग्स है तो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड है तो आपकी और मेरी ये आवाज़ है। सेकंड इज़ द ब्रीथिंग रेगुलेशन। लैरिंग्स है तो लैरिंग्स के अंदर से हवा गुजर रही है, और हवा क्यों गुजर रही है? क्योंकि जब व्यक्ति खाना खा रहा है तो वो ग्लोटिस वाला पार्ट जो है उसके ऊपर ये एपिग्लोटिस चिपक जाता है, जिससे यहाँ कोई व्यवधान नहीं पहुँचता है और व्यक्ति जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन कर पाता है। प्रोटेक्टिंग द एयरवे, निगलने के दौरान, वही वाली बात में यहाँ पे आ गई। प्रोटेक्टिंग मतलब निगलने के दौरान आपका एपिग्लोटिस जो है वो लैरिंग्स वाले पार्ट को कवर कर लेता है, जिससे बाइंड पाइप मतलब ट्रेकिया के अंदर खाने का कोई कण नहीं जाता है, जिससे व्यक्ति जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन कर पाता है। फोर्थ इज़ द कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स में ये क्या कह रहा है? इफ़ समथिंग एक्सीडेंटली एंटर द लैरिंग्स ऑफ ट्रेकिया द बॉडी इनिशिएट कफ रिफ्लेक्स टू एक्सपल आउट। गलती से, बाय मिस्टेक, अगर ट्रेकिया के अंदर कुछ चला जाता है तो कफ रिफ्लेक्स जनरेट करती है हमारी बॉडी, और कफ रिफ्लेक्स के दौरान हमें खांसी आती है ज़ोर से, और खांसी के बाद में कुछ कंटेंट भी आता है, उसे बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो चला गया था हमारे रेस्पिरेटरी रास्ते में, जिस वजह से हमें कफ रिफ्लेक्स हुआ और वो क्लियर हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लैरिंग्स। पहला अपन ने पढ़ा नोज़ के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा फेरिंग्स के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा लैरिंग्स के बारे में। नेक्स्ट आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया की हम बार बार बात कर रहे हैं। वैसे अगर मैं ऐसे आपको दिखाई दे रहा हूँ तो समथिंग ऐसे मेरा ट्रेकिया नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि गर्दन को एक्सटेंड करिए, और यहाँ पर जो ये गड्ढा वाला एरिया है, इसमें अगर गर्दन को एक्सटेंड करके और अगर हम इसमें देखें तो इसमें ट्रेकिया उपस्थित होता है। ट्रेकिया की एक खासियत है कि इसमें सी शेप की रिंग पाई जाती है। देखो बच्चों, रिंग अगर देखा जाए तो रिंग गोल होनी चाहिए, गोल रिंग, लेकिन यहाँ ट्रेकिया में ईश्वर ने जो है कैसी रिंग लगाई है? सी शेप की रिंग लगाई है। ट्रेकिया की एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो ट्रेकिया जो है उसे बाइंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पर उपस्थित होता है बच्चों? लैरिंग्स जहाँ ख़त्म होता है वहीं से ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ ट्रेकिया ख़त्म होता है वहाँ से ब्रोंकाई स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रोंकाई के और लैरिंग्स के बीच में जो स्ट्रक्चर उपस्थित होती है उसे हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। इट बिगिंस, याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया कि लैरिंग्स की स्ट्रक्चर कहाँ होती है, फेरिंग्स की स्ट्रक्चर कहाँ होती है, तो C6 वर्टिब्रा तक आ रहे थे दोनों। कहाँ तक आ रहे थे? सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 6 तक आ रहे थे। जैसे ही सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 जो है ख़त्म होती है, वहीं से हमारा ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक आता है? T5 तक, T4 to 5 के लेवल तक। टी का मतलब है यहाँ पर थोरेसिक वर्टिब्रा। आपने वर्टिब्रा के बारे में अध्ययन किया होगा तो आपको याद होगा, सी तो होती है 7, सर्वाइकल होती है 7, और थोरेसिक होती है 12। तो आप ये मान करके चलें कि C6 की लोकेशन से लेकर के थोरेसिक नंबर 5 तक जो है हमारा ट्रेकिया आया हुआ रहता है। क्लियर? इट डिवाइडेड लेफ्ट एंड राइट मेन ब्रोंकाई। एक बात और बताएं कि वो ट्रेकिया वाला पाइप जो है वो आगे चल करके 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जिन 2 भागों को हम बोलते हैं, जो राइट लंग में जाता है उसे राइट ब्रोंकाई, और जो लेफ़्ट लंग में जाता है उसे लेफ़्ट ब्रोंकाई बोलते हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ ये डिवाइड होता है उस पॉइंट को कैरिना के नाम से जाना जाता है। ट्रेकिया की जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इमेजिन करिए आप इस चीज़ को, जो हम स्कूल में पढ़ने के दौरान एक स्केल इस्तेमाल करते थे, उसकी साइज़ समथिंग इतनी थी, और वो 15 सेंटीमीटर का होता था। तो उस स्केल से थोड़ा सा छोटा मान लीजिए आप, थोड़ा सा छोटा जो है वो क्या होता है? हमारा ट्रेकिया। अब समथिंग आप ये मान करके चलें कि यहाँ गले में जहाँ मैंने हाथ लगाया, जहाँ आपका स्पेस है, वहाँ से लेकर के मेरा माइक के जस्ट थोड़ा सा नीचे तक जो है वो क्या उस ट्रेकिया की लोकेशन आती है।
और वो ट्रेकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और 2 to 2.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा। जो ट्रेकियल वॉल होती है उसमें कुछ लेयर्स पाई जाती है, उन लेयर्स को हम कहते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, कार्टिलेज और एडवेंटिया। ठीक है ना। म्यूकोसा वाली का काम क्या होता है, वो म्यूकोसा जो है वो इनर लाइनिंग होती है और इसके अंदर सीलिएटेड स्यूडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। आपने टिश्यू पढ़े होंगे, टिश्यू के प्रकार पढ़े होंगे, तो उसमें से मैं सीलिएटेड स्यूडो स्ट्राटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम प्रकार के टिश्यू हमारी जो ट्रेकिया की इनर लाइनिंग म्यूकोसा होती है वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उनके साथ में वहाँ पर गोबलेट सेल भी उपस्थित होती है जो कि प्रोड्यूस करती है किसको, म्यूकस को। मैं बार बार कह रहा था कि गलती से अगर कोई कंटेंट अगर आ जाता है तो वो जो है कंटेंट कहाँ, या तो नाक में फंस जाएगा या म्यूकस में फंस जाएगा, और म्यूकस जो है कहाँ पर है, ट्रेकिया में। हालांकि नाक में भी होता है, फेरिंग्स में भी होता है, लेकिन और गलती से आगे बढ़ गया तो वो ट्रेकिया के म्यूकस में फंस जाएगा। म्यूकोसा के नीचे जो होती है उसे सब म्यूकोसा बोलते हैं। सब म्यूकोसा जो है वो कनेक्टिव टिश्यूओं से मिलकर के बनी हुई होती है और वहाँ पर जो है म्यूकस के साथ साथ में ग्लैंड भी उपस्थित होती है। और जो तीसरी होती है वो कार्टिलेजिनियस लेयर होती है। ये यहाँ कार्टिलेजिनियस जो लेयर होती है वहाँ पर 16 से 20 सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज रिंग, याद रखेंगे आप, इसमें कन्फ्यूज़न होने का नहीं है। अगर लेंथ पूछा जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर ट्रेकिया की लेंथ है। अगर चौड़ाई पूछी जाए तो 2 to 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका। लेकिन अगर उसमें अंदर उपस्थित रिंग पूछी जाए तो वो सी शेप की होती है और उनकी काउंटिंग होती है 16 से 20, 16 to 20। क्लियर। तो इसको आप याद रखेंगे। और ये जो सी शेप की जो रिंग होती है हाइलिन कार्टिलेज की ही बनी हुई होती है। क्लियर। द गैप ब्रिज बाय ट्रेकियल मसल्स, ये जो दोनों के बीच में, दोनों रिंग्स के बीच में जो गैप होता है, जो ब्रिज होता है, वो किससे मिल करके बना हुआ होता है, स्मूथ मसल्स से मिल करके बना हुआ होता है। क्लियर। ये देख लो थोड़ा सा, इस डायग्राम में आपको शायद समझ में आ जाएगा। ये हमारे शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रेकिया है। ये देखो, ये व्यक्ति का नॉर्मल इमेज है, ये उसका चेहरा है, ये लिप्स है, ये चिन है और ये उसका नेक है। नेक में ये वाला स्ट्रक्चर समथिंग समथिंग उसका थायराइड वायरॉइड था। लेकिन यहाँ से अगर हम नीचे चलें तो ये यहाँ से उसका ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रेकिया है, इसे हम बाइंड पाइप भी बोलते हैं, चौड़ा पाइप। और इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये क्या है, ये सी शेप की रिंग होती है। अच्छा, ये टोटल कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया, सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट 16 to 20, 16 से 20 होती है। ठीक है ना। और देख लो अच्छे से, इस वाले डायग्राम में देख लो, ये क्या है, ये हमारा लैरिंग्स है। यहाँ लैरिंग्स उपस्थित था। नीचे चले, लैरिंग्स जैसे ही ख़त्म, ट्रेकिया स्टार्ट। ट्रेकिया जैसे ही ख़त्म, प्राइमरी ब्रोंकाई स्टार्ट। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये लेफ़्ट लंग में चला जाता है, ये राइट लंग्स में चला जाता है। और जहाँ से ये डिवाइड होते हैं, यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं ना, इस जंक्शन को बोलते हैं कैरिना। क्या बोलते हैं इसको, कैरिना। याद रखेंगे आप। तो ये डायग्राम देख करके आपको ट्रेकिया समझ में आया होगा। ट्रेकिया जो है उसकी ब्लड सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो आर्टरी की जो है ब्रांचेज, इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी की जो ब्रांच है वो अपर ट्रेकिया में सप्लाई करती है, ऊपर वाला ट्रेकिया का जो हिस्सा है। जबकि ब्रोंकियल आर्टरी जो है वो लोअर वाले ट्रेकिया में सप्लाई करती है। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना। तो अगर पूछे कोई कि आर्टरी कौन सी जाती है ट्रेकिया में, तो ट्रेकिया के दो पार्ट है। ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी जा रही है, लेकिन अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो ब्रोंकियल आर्टरी जा रही है। वीनस ड्रेनेज वहाँ से खाली कैसे होता है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर के आती है हार्ट तक,
इन्फीरियर थायरॉयड वेन और ब्रेकियोसेफेलिक वेन। जैसे आर्टरी और वेन्स की सप्लाई होती है, वैसे ही ट्रेकिया के अंदर नर्व की भी सप्लाई होती है। तो नर्व कौन सी सप्लाई करती है? ऑटोनोमिक इनर्वेशन बाय द वेगस नर्व, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और सिंपैथेटिक ट्रंक, ये दोनों जो है वहाँ पर सप्लाई कर रही है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। अच्छा, ट्रेकिया का फंक्शन क्या होता है? ट्रेकिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसलिए ट्रेकिया जो है उसको बैंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, मतलब चौड़ा पाइप के नाम से जानते हैं। और ये जो है क्लियर एयरवे, ठीक है ना। हालांकि किसी को डिजीज कंडीशन हो जाती है, समस्या हो जाती है, तो बात अलग है। बाकी जिसको समस्या नहीं होती, जिसका शरीर हेल्थी है, जो स्मोकिंग नहीं करता है और अभी जिसकी उम्र ठीक ठाक है, ऐसे व्यक्ति के जो है क्लियर एयरवे चल पा रहा है, तो वो ट्रेकिया की बदौलत ही चल पा रहा है, क्योंकि इससे एयर एंटर होती है, एग्जिट होती है डायरेक्ट लंग्स में, ठीक है ना। जैसे ही अपन ने हवा या श्वास जो है जिसको लिया, वो ट्रेकिया में गई, सॉरी लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया में, और ट्रेकिया के बाद में डायरेक्ट लंग्स में एंटर हो जाती है, लंग्स तक पहुंचा देता है। फिल्टर करता है ये हवा को, वार्म करता है उसको, मॉइस्चर भी करता है, और फिर उसको बिल्कुल बॉडी के लाइक बना करके, बॉडी के अनुकूलित बना करके उसको लंग्स में पहुंचा देता है, जिससे हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है। प्रोटेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाता है ये, कोई डस्ट का पार्टिकल्स चला जाए। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है ये सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट कैसे करता है? क्योंकि ट्रेकिया है तो सी शेप्ड की रिंग है, और सी शेप्ड की रिंग है तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो सुरक्षित है। अगर सी शेप की रिंग नहीं होती तो कोई थोड़ा बहुत भी दबाता ना, उसी से आपका श्वास जो है बंद हो जाता, और सांस लेने का रास्ता जो है टूट जाता, टूट मरोड़ जाता, कनेक्शन कट जाता। और सांस का कनेक्शन कट जाता तो आपकी सांसों का भी, मतलब ज़िंदगी का भी कनेक्शन कट जाता। तो आज बच्चों हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है। हालांकि ये और बच रहा है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर के आऊँगा, लेकिन आज अपने जो पढ़ा वो पढ़ा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द नोज, नोज किस प्रकार से रेस्पिरेशन में योगदान करती है, नोज की स्ट्रक्चर क्या है, नोज के फंक्शन क्या है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि फेरिंग्स, फेरिंग्स को कितने भागों में बांटा गया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ये जस्ट नोज के जो है बाद में आने वाली रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है स्ट्रक्चर है। जैसे ही फेरिंग्स से हवा गुजरी तो लेरिंग्स में आई। लेरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है, आवाज़ को जनरेट कर रहा है। लेरिंग्स को पढ़ने के बाद में हमने ट्रेकिया पढ़ा। ट्रेकिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिसकी जो है चौड़ाई लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 12 टू 14 सेंटीमीटर होती है, और जबकि इसकी जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, डायमीटर इसकी चौड़ाई। और इसके अंदर जो है 16 से लेकर के 20, 16 टू 20 सी शेप रिंग पाई जाती है। वो हमारे ट्रेकिया को सिक्योरिटी प्रदान करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया ही वो पार्ट है जिस जो है हमारे लैरिंग्स को डायरेक्ट लंग से कनेक्ट करता है प्राइमरी ब्रोंकाई के माध्यम से। जहाँ ट्रेकिया डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, वहीं से हमारे लंग्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और जहाँ ये डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लेफ़्ट, उस पार्ट को बोलते हैं कैरिना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी अगले लेक्चर में मैं जो है इसके आगे का पार्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेकर के आऊँगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकेंड में। थैंक यू एवरीवन। चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे का लेक्चर मिलता रहे। थैंक यू।